हेलो 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 नवोदय। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और कल यहाँ तक पढ़ लिए थे, थोड़ा सा उसको हम रिवीजन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी को केवल रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, ये सब भी हमें इसमें फार्मूला इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको हम रिवाइज करा देते हैं कि पूरा क्या था। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। मैं बताया भी था क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो, सबसे पहले जो जनरल फार्मूला था B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ये पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर I अपॉन डी इंटू साइन अल्फा था, हम यहाँ साइन थीटा 1 प्लस क्या लेते हैं, साइन थीटा 2 लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पीड स्लो लगे तो आप उसको थोड़ा सा स्पीड अप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, अभी एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अभी इस फार्मूले से, जो यहाँ पर ये फार्मूला दिया है, अभी इस फार्मूले से केवल क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड। हमें अलग से डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस राइट हैंड के रूल से। ठीक है, सब जगह राइट हैंड के रूल से डायरेक्शन निकालेंगे। देखो, इसमें 3 केस आ गया था। ठीक है, अगर मान लो दोनों तरफ इनफाइनाइट वायर हो, क्या हो, इनफाइनाइट वायर हो। ठीक है, तो क्या होगा, जब दोनों तरफ इनफाइनाइट होगा तो 90-90 हो जाएगा। तो साइन 90-90 पे ये पूरा 2 हो जाता था। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट होती है पूरी वैल्यू, आई इंटू डी, और आई इंटू डी होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से ये कट जाता था। तो क्या आता था, बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आई बाई डी। याद रखेंगे स्पेशल किस केस में है। और एक मान लो केवल एक साइड 90 हो, मतलब सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट हो, तो मतलब ये एक मान लो 0 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 0 हो जाएगा। तो केवल फार्मूला क्या आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी। ठीक है, और अगर उसी वायर के अलोंग निकाल रहे हो, ठीक है, तो इससे यहाँ पर जब ले जाओगे तो एंगल 0 बनेगा, यहाँ से भी ले जाओगे एंगल 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे में, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 का, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखना। अभी तो ये क्या आ गया, इससे अब वही करंट दिया रहेगा। जैसे देखो, ऐसे इसमें मान लो करंट आई 5 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस में निकालना, मान लो 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब जो भी बस वैल्यू पुट करोगे म्यू की वैल्यू। और ये म्यू की वैल्यू होती है, लेकिन आपको म्यू के टर्म में और 2 पाई के टर्म में, मतलब आंसर में म्यू और 2 पाई आएगा, डाटा नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहा है, यहाँ से देखें, एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर रूफ हैविंग लेंथ एल, उसका लेंथ क्या है, ये एल है, ये भी एल है, ये भी क्या दिया है, एल है। एल इज carrying a current I shown in the figure, find the magnetic field at the center of the loop। तो आप ये थोड़ा सा यहाँ मैथ सबको जानना जरूरी है। ठीक है, वो यहाँ से मैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसे इससे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बीच में बनता है, देखो यहाँ पे बना तो नहीं है, लेकिन ये जो बीच में बनता है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो जो ये नीचे वाला डिस्टेंस है ये और जो ऊपर वाला डिस्टेंस है, अगर मान लो ये टोटल 9 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये 3 होता है और ये 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी इतना 3, मतलब 3 पार्ट में होता है। ठीक है, तो ये 2:1 में डिवाइड होता है, ये 2 में होता है, इतना 1 में, ऐसे भी 2। तो पूछा उसके सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड वायर से, तो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहता है, और यही परपेंडिकुलर लाइन ये ऐसे जाती है, तीनों परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखो, तो यही डिस्टेंस हमारा, मतलब देखो यहाँ पर क्या दिया है, करंट यहाँ पर जा रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट पर करंट निकालेंगे इस वायर के थ्रू। इस वायर में जो करंट जा रहा है, इस वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, वो भी निकालेंगे। और इस वायर के थ्रू भी जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वो भी निकालेंगे। तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है, ये डी डिस्टेंस। तो आपको पता होगा जो सेंट्रॉइड होता है, क्या होता है, सेंट्रॉइड। ठीक है, जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में होता है। इस डी की वैल्यू होती है, इस डी की वैल्यू होती है जितना उसका लेंथ होता है L/2 अंडर रूट 3।
L अपॉन 2√3, ये डायरेक्ट आप याद रखो, ठीक है। बस क्या हो गया, अब बताओ हमें इस वायर के थ्रू, हमें पता है ये फाइनाइट वायर है, क्या है, हमें पता है कितना बड़ा है, तो बस हो गया कि ये करंट यहाँ पर जा रहा है और कितना डिस्टेंस है, L इक्वल टू 2/√3, और करंट कितना है, I करंट है। तो लिखो फार्मूला क्या लगेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई है, और D कितना है, D को रखोगे L/2√3। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन θ1 प्लस क्या लिखोगे, साइन θ2, ठीक है। देखो इतना हो गया। अब देखो θ21 कितना था, जो ये वायर था यहाँ पर जो ये इंड है, इस इंड से जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हो ये एंगल कितना बनना है यहाँ पर, ठीक है। और इस इंड से यहाँ पर जब कनेक्ट करोगे इस O पॉइंट पर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ध्यान से देखो, आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब यहाँ से सेंट्रॉइड ले जाते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये पूरा 60 रहता है, तो ये नीचे वाला इतना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल 180 का होता तो ये बताओ कितना हो जाएगा, टोटल 120 हो जाएगा। तो ये पूरा 120 है, और फिर ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ये लाइन, तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो फार्मूला आया है इसी में, तो B साइन 60 बस वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट 4 पाई, और ये ऊपर चला जाएगा तो I इंटू 2√3, और नीचे क्या बचेगा, L बचेगा, और साइन 60 रख देंगे 60 डिग्री, और यहाँ पर भी प्लस क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यही पूरी वैल्यू अब निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अब बस ये सॉल्व करना है, टफ नहीं है, फार्मूला हो गया कंप्लीट। 4 पाई 2√3I/L, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये भी हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब देखो √3/2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो ये कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2√3I/L इंटू क्या हो जाएगा, 2√3/2, ठीक है। अब देखो अब इसका सबका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I, ये 4 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा 8 पाई, और इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 और 3 जा कितना हो जाएगा 12I/L हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ऊपर क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई और इंटू 3I/L, कितना आएगा 3I/L। अब मैच करते हैं यहाँ पर आंसर, देखो अच्छा ये देखो ये आंसर अभी कंप्लीट हमारा आंसर नहीं, ध्यान रखना, ये अभी हमारा मैग्नीट्यूड आया है, और किसका मैग्नीट्यूड आया, ध्यान सुनना, एक साइड का, जो ये एक साइड का था ना, ये एक साइड के थ्रू आया, एक साइड, तो ऐसे ये एक साइड के थ्रू आया इसके साइड, तो ऐसे ये भी है सेम, ये भी सेम है, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया था, अगर इसको हम कंबाइन करें, इसको हम सही से लिखें, तो इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं 3 म्यू नॉट I, 3 म्यू नॉट I, याद करो सब लोग, 3 म्यू नॉट I/2 पाई L, ठीक है, 3 म्यू नॉट I/2 पाई L। तो देखो एक साइड के थ्रू यहाँ पर भी वही आया, हाँ तो यहाँ पर भी आया 3 म्यू नॉट I/2। अब देखो ये इतना क्या था, केवल मैग्नीट्यूड था। अब इनवर्ड का क्या है, डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्यों है, ध्यान से देखो ये डायरेक्शन क्यों ऐसा है, ऐसे देखो करंट किधर जा रहा है उसमें, जो ये ऐसे करंट उसमें इधर से इधर जा रहा है, तो जब इधर से इधर करोगे तो ये जब ले जाओगे फिंगर तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। और जब इसमें भी करंट इधर से इधर जा रहा है तो इधर ले जाओगे तो ये भी किधर जाएगा, इनवर्ड की तरफ, ट्रायंगल। और जो ईस्ट साइड वाला है इधर के भी करोगे तो इनवर्ड, तो ये भी क्या देगा, ये भी देगा B इक्वल टू क्या देगा 3 म्यू नॉट I/, कितना आया था 3 म्यू नॉट I/2 पाई L, ठीक है, जो भी आया था, तो ये भी वही देगा 3 म्यू नॉट I/2 पाई L, ठीक है। ये साइड सेम, ये साइड और ये भी साइड, ठीक है, और तीनों इनवर्ट देंगे तो एक साइड का इतना आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC एंड CA आल्सो सेम होगा, तो उसको 3 से क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप डायरेक्ट आंसर याद कर लो। देखो यहाँ पे लिखा है B नेट, और यहाँ पर कोई B नेट नहीं लिखा था, ये एक साइड का था, क्या था, एक साइड का था, और यहाँ पर ये तीनों साइड का। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ,
अगर केवल ऐसे पहला ऑप्शन दे देगा तो ध्यान से नहीं देखना, उसके साथ ये पूरा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है, इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। अभी तक देखो हम जो वहां पे फार्मूला पढ़े, टोटल 4 फार्मूला, एक जनरल फार्मूला था। अगर आपको जनरल याद है तो उसकी मदद से आप तीनों बना लेंगे। ठीक है, अब एक और यहाँ पर फार्मूला देखेंगे, मतलब एक नई तरह का मैग्नेटिक फील्ड और निकालेंगे। देखो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसका था, स्ट्रेट वायर का था, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप, किसके थ्रू देखेंगे, सर्कुलर लूप के थ्रू देखेंगे। जैसे वहां पे स्ट्रेट था, अब यहाँ पे सर्कुलर लूप होगा, क्या होगा, सर्कुलर लूप होगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से, अब इसको पूरा बता देते हैं। देखो हाँ, देखो इसको ध्यान से देखो, ये फिगर, ठीक है, देखो ये जो है, जिसे देखो ये करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जब करंट ऐसे ऐसे जा रहा है तो थंब ऐसे वो लेके गया है, और जो ये फिंगर है ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो उसके सर्कल के चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और करंट ऐसे अंदर जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट इसमें इधर की तरफ इधर जा रहा है, तो देखो उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, और बनेगा भी, क्योंकि देखो ये किधर, ये थंब ले जाना करंट की डायरेक्शन में, उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे उसमें हम निकाले थे कि एक वायर में अगर करंट आए जा रहा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, समझ रहे हो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना। ऐसे मान लो सर्कुलर वायर अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सब पढ़ लेना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाई कैसे राइट हैंड थंब रूल से ये भी निकालते हैं। अब देखो यहाँ से क्या दिया है, सेम इसमें भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। आर्क मतलब जानते हो कि हमें इतना केवल अभी आर्क दिया, ध्यान से देखो, छोटा सा आर्क, मतलब एक पूरे सर्कल का नहीं बोला है, केवल छोटे से आर्क को दिया है। तो छोटे से आर्क का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, तो सेम इसमें भी होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब इस आर्क में जो करंट फ्लो करेगा और जितने डिस्टेंस पे तुम कितने, अब यहाँ पे ये आर क्या है, वहां पे डिस्टेंस रहता था, लेकिन आर्क में सर्कल में क्या टर्म आ जाता है, रेडियस, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, रेडियस के हो जाता है। फिर जब इन दोनों को कंबाइन करोगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, और जब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, मैं आपको बताया था, तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आता है, म्यू नॉट 4i, और यहाँ पर 4i हो गया, देखो ध्यान से, b इक्वल टू म्यू नॉट 4i हो गया, और यहाँ पर क्या आता है, i r, और एक अलग से थीटा आता है, वहां पे साइन थीटा था, यहाँ केवल थीटा आता है। अब ध्यान से देखना, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, किसमें, रेडियन में। रेडियन का मतलब जैसे 180 ये किसमें है, डिग्री में इसको बोलते हैं, और 180 को जब रेडियन में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो रेडियन का मतलब 180 डिग्री कितने पाई के बराबर है, ये रेडियन लिखते हैं। 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो पाई के बराबर है, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई। 90 डिग्री को अगर रेडियन में बदलोगे तो 90, तो 180 बराबर पाई होता है, तो 90 बराबर 90 180 का हाफ है, तो पाई का हाफ कर दो, तो ये रेडियन में है, ये डिग्री में है 90। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब यहाँ पर, तो ये देखो, ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला किसके लिए, ये फार्मूला अगर कोई सर्कुलर फॉर्म में है लेकिन वो आर्क है, ध्यान समझो। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए है, देखो कोई मान लो इतना बड़ा आर्क है, मतलब एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है, और फिर उसमें जैसे ऐसे था कि इस जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहां से इंड से ऐसे ऐसे जोड़ते हैं ना, तो सेम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। एक मान लो आर्क है, क्या है, आर्क है ऐसे, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमें निकालना है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ पर ऐसे जोड़ते हैं, और यहाँ पर जो पूरा एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, थीटा। तो इस आर्क में मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट आई जा रहा है, तो इस आई करंट आर के द्वारा इस पॉइंट पर आर रेडियस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पे आता है थीटा, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अब ये आर्क मतलब ये इतने डिग्री पर था, यहाँ से देखो ये थीटा रेडियन पर था, कितना रेडियन, थीटा रेडियन पर। अब मान लो ये कितना रेडियन, 2 पाई है, 3 पाई है, हमें नहीं पता, मान लो हमें पता हो कि इतना आप पाई है, तो हम वहां पे थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो अलग अलग डाटा आएगा। तो देखो ध्यान से, अलग अलग डाटा क्या आएगा,
देखो ये जनरल फार्मूला था वो आर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मान लो हम कंप्लीट सर्कल ले ले तो बताओ कंप्लीट सर्कल कितना बनाएगा, 2 पाई बनाएगा। हाफ सर्कल ले लें तो हमें पता है वो कितना बनाएगा, पाई बनाएगा। तो अभी ये जनरल था, हमें नहीं पता वो कितना पाई बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, लेकिन जब एंगल पता होगा तो स्पेसिफिक लगाएंगे ना। तो देखो ध्यान से, तो देख लें, एक क्वार्टर है, एक सेमी सर्कल है, एक सर्कुलर लूप है। हाँ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, b इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई और बाई क्या था i अपॉन डी इंटू क्या था थीटा था। ये जनरल है। अब मान लो हम यहाँ पर 3 केस ले ले रहे हैं। देखो क्वार्टर सर्कल का क्या मतलब होता है, क्वार्टर सर्कल का क्या मतलब होता है कि कोई सर्कल है उसको ऐसे 90 डिग्री में कर दो, तो इसका मतलब ये इतने के द्वारा, मतलब किसी एक इतने के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मतलब आपके पास ऐसा है, ऐसे एक है, और ये कितना बना रहा है यहाँ से जस्ट 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये जो थीटा हमें यहाँ पता है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितने बराबर है, पाई बाई 2 के बराबर है। कितना है, पाई बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे रखो, जो यहाँ पर थीटा है यहाँ पर पाई बाई 2 रखो, तो फार्मूला क्या नया बनेगा, जब वहां पर पाई बाई 2 रखोगे तो फार्मूला क्या बनेगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई अपॉन आई डी, और यहाँ पर क्या रखेगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो देखो जब पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो पाई से पाई कट जाएगा, और फार्मूला क्या आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई, और 2 से ये 8 हो जाएगा, 8 और आई अपॉन डी इतना हो जाएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा हो गया, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। जब क्वार्टर रहेगा मतलब 90 डिग्री पे वो आर्क बनेगा तो इतना फार्मूला आएगा। अब मान लो यही जो है ये इस पे होता, सेमी सर्कल पे होता, ऐसे सेमी सर्कल पे। तो अब बताओ यहाँ पे पाई है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई अपॉन आई अपॉन डी इंटू थीटा की जगह पे क्या रखोगे, पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो फार्मूला क्या बचेगा, म्यू नॉट, यहाँ पे डी नहीं होगा, आर होगा। क्या होगा, आर। डी तो स्ट्रेट वायर में होता था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आई अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर आर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें पाई नहीं रहेगा, कभी याद रखना, इसमें पाई पक्का कट जाएगा, ऊपर तो पाई। अब मान लो कंप्लीट सर्कल हो, तो कंप्लीट सर्कल सेंटर पर एंगल कितना बनाता है, 2 पाई बनाता है। तो जब 2 पाई बनाता है तो देखो बी इक्वल टू, यहाँ पे जब 2 पाई रख दोगे, इस फार्मूले को 2 पाई रख दोगे, तो ये पाई पाई यहाँ से कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। तो क्या फार्मूला आएगा, म्यू नॉट 2 और आई अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये तीनों फार्मूला लिखा है। देखो 8 किसके केस में आया था, 90 डिग्री पे, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर किस में आया था, देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर किस में आया था, जब सेमी सर्कल था। और फुल में म्यू नॉट आई, देखो फुल में क्या आया था, फुल में म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आया था। तो इसमें देखो म्यू नॉट आई अपॉन क्या आएगा, 2 आर आएगा जब थीटा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब वो कितने 90 डिग्री पे कह रहा है, 180 डिग्री पे कह रहा है, 360 डिग्री पे कह रहा है, 270 पे कह रहा है, मतलब कहाँ कह रहा है वो, कोई मतलब 240 पे कह रहा है, 45 पे कह रहा है, ये आप ऑटोमेटिक 45 का क्या मतलब, 45 का मतलब होता है पाई बाई 4, बस वहां पाई बाई 4 रख दोगे, समझ में। तो बस आपको ये जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, और इसमें आपको कौन सा जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब वो कहाँ कैसे कह रहा है आप ऑटोमेटिक बना, तो ये दोनों फार्मूला आप सब एकदम रट लो, बेहतरीन तरीके से क्या करो, रट लो। अब देखो ये फार्मूला क्या देता है, ये फार्मूला केवल मैग्नीट्यूड देगा, ये सारा फार्मूला क्या देगा, मैग्नीट्यूड। फिर उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जैसे देखो ये बना है, इसको देखो ध्यान से। अब मैं तो यहाँ पे अपना हाथ दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पे दिखा दो, वो करंट ऐसे जा रहा है, तो जब करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे पहले अंदर की तरफ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आता है ना, 2 तरह का आता है। ध्यान से देखो, एक ये बताया है, देखो एक जो ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ इस जैसे ये आर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस से बनाएंगे, और इस आर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो जब यहाँ से अंदर जाएगा तो इधर से बाहर की तरफ आएगा ना, समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ से जब, एक मिनट हो ध्यान से, तो ये जो वायर है, जैसे मान लो इसे सर्कुलर वायर है, तो ऐसे अगर करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो
उस जैसे ये सर्कुलर वायर है ना ऐसे, तो इधर जब ऐसे करोगे तो एक बार फिंगर यहाँ से अंदर जाएगा और फिर इधर बाहर आएगा, ठीक है। तो इधर की तरफ मतलब अगर क्लॉकवाइज में है तो इसके अंदर मतलब इस वायर के अंदर मतलब जितना ये अंदर वाला पोर्शन आ रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगा, और इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें बाहर आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब ये देखो मैं तुम्हें बताया था कि डायरेक्शन पता करना इससे पहले लेक्चर में, देखो तो अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो साउथ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज देखो क्लॉकवाइज जैसे एस ऐसे बनाओ तो एस में ऐसे कर दो, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना मतलब इधर से इधर की तरफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे करो, तो इधर ऐसे नॉर्थ पोल बनेगा, ऐसे साउथ पोल, तो थोड़ा सा इसको इधर टेढ़ा कर दो और थोड़ा सा इसको इधर टेढ़ा कर दो तो नॉर्थ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन पता कर लोगे ना, जैसे देखो इसमें डायरेक्शन किधर है, इस आर्क में अंदर की तरफ है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ अंदर की तरफ होगा। कहाँ होगा? अंदर की तरफ। कहाँ होगा? अंदर की तरफ। तो ठीक है, ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखो। जैसे कोई आपके पास हुआ स्प्रिंग, देखियो ना, सब समझो, बस वो स्प्रिंग के फॉर्म में ऐसे हो, बस उसमें आपने करंट सप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? सोलेनॉइड। तो जो मैग्नेटिक, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड किसका पढ़े थे, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड एक स्टेट वायर के थ्रू पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल में जब जाता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा। अब एक ऐसे इस तरह का कोई चीज बनाओ स्प्रिंग के फॉर्म में तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, समझ में आया? तो इसका हम पढ़ लिए, इसका भी पढ़ लिए, अब हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो बस उसका फार्मूला सीधे याद करो, क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। देखो म्यू क्या है? ये तो कांस्टेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में, जैसे मान लो ये 10 मीटर है, जैसे मान लो ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर में तो 10 मीटर है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो 1 मीटर में पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर में, तो 1 मीटर में कितना टर्न है? तो 1 टर्न हो गया, 2 टर्न हो गया, 3 टर्न हो गया, 4 टर्न हो गया। तो 1 मीटर में कितना टर्न है वो n बताता है। क्या बताता है? n। और ये I क्या है? इस सोलेनॉइड में कितना करंट जा रहा है, तो इस सोलेनॉइड में कितना करंट जा रहा है? I जा रहा है, समझ में आया? तो म्यू नॉट लिखना, n लिखना और I से करंट से मल्टीप्लाई कर देना। ये n क्या है? 1 मीटर। तो तुम्हें मान लो पता है कि 1 मीटर में 4 टर्न है, तो मान लो टोटल 10 मीटर का सोलेनॉइड है। 10 मीटर का टोटल कितना टर्न हो गया? 40। तो यहाँ पे 40 लिख दोगे, और मान लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 एम्पियर का, तो 400 और म्यू नॉट आई हो जाएगा। ये म्यू नॉट की वैल्यू नहीं रखना है, बस म्यू नॉट के टर्म में ही आंसर लाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये फार्मूला याद हो गया। अब सोलेनॉइड के बारे में हमें कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड होता क्या है? ये एनसीईआरटी में है थोड़ा सा कहीं। ए सोलेनॉइड ये लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न इंसुलेटेड वायर। अब इंसुलेटेड क्या होता है? ये जैसे ये जो टर है ना, ये टर बहुत पास पास होते हैं, तो उसके ऊपर वो देखो उसमें क्या बोलते हैं, जैसे फैन होता है तो उसमें आप अंदर देखते हो तो कॉपर का वायर आपको ऐसे दिखता होगा, तो एक्चुअली वो कॉपर का वायर रहता है, उसके ऊपर पॉलिशिंग की होती है। तो ये जो पॉलिशिंग होता है ना वही इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड क्या होता है? एक दूसरे से लगता होगा कि टच है, तो टच नहीं रहते हैं, वो इंसुलेटेड रहता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलेनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए बार मैग्नेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ध्यान से, आप जब बार मैग्नेट देखे तो बार मैग्नेट कैसा था? बार मैग्नेट कुछ ऐसा था, ठीक है। तो बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता था ऐसे से रहता था, ठीक है, ऐसे से, यही तो पढ़े इससे पहले। तो यहाँ पर सोलेनॉइड में देखो, सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से जाता है, ऐसे से जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड जाता है। तो जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पर, तो स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड उस स्टेट के वायर के चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में होता है, और जो सर्कुलर के फॉर्म में होता है तो वो भी सर्कल के फॉर्म में बनता है, और जो सोलेनॉइड होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह बनता है। तो ये बस इतना याद रखो, सोलेनॉइड को बार मैग्नेट की तरह समझ लो, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अब इसको आगे बता देंगे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड, याद रखना उसमें करंट फ्लो होना चाहिए, इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट।
वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल अदर बिहेव एज ए साउथ पोल। अब साउथ पोल नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा ये में बता दिया गया। देखो इसमें करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना, तो जिधर से जिधर फ्लो करेगा ऐसे जब निकालोगे करंट तो जिधर फिंगर जाएगा उधर नॉर्थ मान लेना, और जिधर ये बैक वाला पोर्शन आएगा उसको क्या मान लेना, साउथ मान लेना। ठीक है। The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइन जाता है तो देखो ये फील्ड लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, यही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और उसके बाहर पैरेलल नहीं होता, आर के फॉर्म में होता है, तो यही इंपॉर्टेंट है। दिस इंडिकेट दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट। में बताया था जब सारी लाइन ऐसे हो और सेम डिस्टेंस पर हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही सब क्वेश्चन दक्षिणा में पूछेगा तो कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, यूनिफॉर्म होता है। और सोलेनॉइड के बाहर यूनिफॉर्म नहीं होता। देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, तो हर पॉइंट पर सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, अलग। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या पूरा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाते हैं और पैरेलल लाइन में होते हैं सेम डिस्टेंस, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही कांस्टेंट रहता है। मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन उस सोलेनॉइड के बाहर का मतलब ये सोलेनॉइड का अंदर का पोर्शन हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, जो यहाँ सब बचा ये सब बाहर हो गया, ये सब अंदर हो गया। तो बाहर क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो देखो दिस इंडिकेट द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जो उसकी ताकत, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। याद रखना, a strong magnetic field produced inside the solenoid can use as a magnetization of a piece of magnetic material like soft iron। यहाँ से देखो अब मान लो हमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल बनाना हो, परमानेंट बताना है, तो जानते हो क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो सोलेनॉइड के अंदर ये स्पेस नहीं खाली है, ये जो पूरा स्पेस नहीं खाली है इसके अंदर, ये उसी में ऐसे एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं। क्या रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन उसी के अंदर रख देते हैं। और जब उसमें से करंट प्रोड्यूस कराते हैं ना, तो वो सॉफ्ट आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट में। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से उस मैग्नेट को बनाया गया, इसीलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। The strength of magnetic field produced by current carrying solenoid is depend on। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि जो, ध्यान सुनो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूस बाय करंट ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड ऑन। पहला देखो नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड। ध्यान से देखो, अभी आप लोगों को फार्मूला में पहले क्यों पढ़ाया था, क्योंकि मैं पागल था। ध्यान से देखो, पागल नहीं था, बीच कल्टू क्या था, म्यू नॉट NI। इसका फार्मूला एक और होता है, अगर म्यू नॉट लिखो तो यहाँ कैपिटल N अपॉन LI लिख दो। तो ये जानते हो क्या है, कितना टर्न है और टोटल उसका कितना लेंथ है, कितना मीटर, समझे, 40, और ये कितना है, तो म्यू नॉट N अपॉन L होता है। और यही क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन L। अभी बताऊंगा। अब देखो यहाँ इस फार्मूले में जितने लोग हैं इसको हटाओ पहले। इस फार्मूले में ये तो कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई है। और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड देखें, सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ तुम टर्न बढ़ा दोगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में यही सब मैं बताया था। ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, जब करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड में ये टर्न है, ये टर्न और कर दो, बहुत पास कर दो, तो क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड ग्रेटर विल बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आप देखो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलेनॉइड, जो करंट इसमें तुम मान लो 2 एम्पियर का दे रहे थे, बढ़ा के 5 एम्पियर कर दो और बढ़ा दो, तो लार्जर करंट पास थ्रू सोलेनॉइड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। समझ में? और ये कैसे पता, अब वो कैसे पता है ना, जिसको नहीं आता वो अगले साल हमसे मिलेगा, मैं फिर बताऊंगा। समझ में आया?
मैं बता दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब देखो नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड। अब कह रहा है ये सोलेनॉइड किस तुम वायर से बना रहे हो, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करता है। द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज ए कोर इन द सोलेनॉइड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम सॉफ्ट आयरन यूज कर रहे हो तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला आ गया था, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे आई बढ़ाओगे, और ये तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में इतना पड़ेगा, n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है अभी बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड की मदद से बनाते हैं। तो ठीक है, देखो यहाँ पर ये सोलेनॉइड था, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड था, और उसके अंदर ये जो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में दिया ये सॉफ्ट आयरन है। तो उसी को जैसे मान लो सॉफ्ट आयरन है, इसी के ऊपर ऐसे उस वायर को लपेट दिए हैं, क्या किए हैं, लपेट दिए। अब यहाँ से करंट पास करेंगे तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, उसके स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ताकत बहुत ज्यादा हो, मतलब वो ऐसा मैग्नेट में बहुत ज्यादा उसमें ताकत हो खींचने का, ठीक है। या किसके किस पे डिपेंड करता है, फिर वही बात है, ये स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल क्या करोगे, बढ़ा दोगे। कॉइल मतलब जो ये टर्न करते हैं, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। अब करंट भी जब उसमें बढ़ा दोगे, और लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, ठीक है। देखो ये दोनों तो पता है, और इसको बताते हैं लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल के क्या बता रहा है, इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट्स स्ट्रेंथ, जो यहीं पर लेंथ नहीं है, गैप किया जाता है, क्या किया जाता है, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। तो उसके पोल पे अगर गैप कर दोगे, थोड़ा सा ज्यादा रखोगे, तो और अच्छे से वो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो बस ये दोनों तो पता ही है, इसको अलग से याद कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे यहाँ से, जैसे मान लो तुम्हें बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो इसके ऊपर मान लो ऐसे ऐसे वाइड कर दो, इसके ऊपर ऐसे एकदम बहुत पास पास में माउंट कर दो, और करंट बहुत ज्यादा फ्लो करा दो, तो जो यहाँ पर मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ध्यान से बार मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। बार मैग्नेट ये परमानेंट मैग्नेट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ये टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। जैसे ही करंट खत्म होगा फिर ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज कर देगा, बताया था ना। तो टेम्पररी ये परमानेंट है। ए परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस ए कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है जो पाया गया, तो इसको घटा बढ़ा नहीं सकते। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है जब करंट फ्लो कराएंगे, बहुत ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे, बहुत ज्यादा उसके बहुत ज्यादा टर्न लपेट देंगे, तो उसका पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, इसका स्ट्रेंथ नहीं चेंज करते। क्यों, क्योंकि एक बार ये तुम्हें जो मैग्नेट मिल गया, लेकिन इसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते। क्यों, हम नंबर ऑफ टर्न एक बार ज्यादा बढ़ा दें, एक बार कम कर दें, करंट भी ज्यादा बढ़ा दें, करंट कम कर दें, तो जैसे जैसे करंट कम करोगे, घटाओगे, बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न घटाओ बढ़ाओगे, तो इसका स्ट्रेंथ हम अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आया। अब इसको देखो, चौथा पॉइंट, दी नॉर्थ साउथ पोल पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स कैन नॉट बी चेंज। बात सही है। अगर कोई आप परमानेंट मैग्नेट ले लियो, जैसे मान लो ये परमानेंट मैग्नेट है ये, तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ रहेगा, साउथ है तो साउथ रहेगा, लेकिन उसमें आप चेंज कर सकते हो। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से देखो कैसे चेंज कर सकते हो। मान लो ये इधर से इधर जा रहा है करंट, तो मान लो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये इधर से इधर जा रहा है ना, तो ये साउथ पोल हो गया, और क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब करंट इधर से अगर तुम फ्लो करा दिए और इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आप सीधे याद रखो, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सोलेनॉइड बनाओ और इधर से करंट जाए और इधर करंट निकले, तो ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है। अगर ऐसे ऐसे बना, करंट इधर से एंट्री कर रहा है और इधर से निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। चलो अब ये कैसे साउथ पोल है, ध्यान से देखो। ऐसे देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो करंट जो ऐसे जा रहा है, तो उसके फिंगर, उसके डायरेक्शन में जब अपना ये फिंगर ले जाओगे ना करंट का, तो वो साउथ पोल इधर इंडिकेट कर देगा। जब ऐसे करोगे साउथ पोल इधर इंडिकेट कर देगा करंट के डायरेक्शन में, और नॉर्थ पोल इधर इंडिकेट कर देगा। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट। इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना, ये सब यही सब पूछेगा, कैसे चेंज करते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड, ये डेफिनेशन पढ़ लेना। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक एज ए बार मैग्नेट जस्टिफाई इस स्टेटमेंट। तो ये जस्टिफाइड करना क्या है, पढ़ ही लेते हैं। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक एज ए बार मैग्नेट
Justify statement. The pattern of field line outside the solenoid is similar to that of bar magnet. क्या लिखा है? bar magnet. Magnetic field line originate from north pole and terminate to south pole. जैसे bar magnet में होता था. It is also has a opposite pole एट इट्स एंड, और अपोजिट पोल होता है एंड पर, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा. तो बार मैग्नेट में होता था, बार मैग्नेट में भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती थी, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है. समझ में आया? तो पूरा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, हम देखो ये सब तो पढ़ ही ली हो गई अच्छे से, लेकिन बता देता हूँ जैसे ये सब. अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, वेक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्कूल पे पढ़ाने की बात छोड़ दो, तुम ये सब पढ़ोगे तो 11th में पढ़ाएगा. ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब मुझे आता है, मुझे कुछ नहीं आता होता है. बस तुम अभी 10th में हो तो तुम्हें मैं जो चीजें बता रहा हूँ लगता है कि ये सब बहुत मतलब टफ चीजें नहीं है. 11th में जाओगे ना तो ये सब बहुत घास मूली के बराबर है, बस पढ़े नहीं हो तो टफ लग रहा है. ठीक है, तो ऐसा कोई मैं तुम्हें जादू नहीं बता रहा हूँ. बस हाँ 10th के लेवल पे तुम लोग नहीं पढ़ते हो, सब पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ. लेकिन हाँ वही बता रहा हूँ जो दक्षिणा में सब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ध्यान से देखो. मैं शायद सम बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया भी था, फिर जब पढ़ाया था पहला लेक्चर तो बताया था उसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट. तो देखो जो बचपन से हम सब जोड़ते आते हैं प्लस माइनस और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का क्या होता है तरीका अलग अलग होता है. तो टू वेक्टर को सम ऐसे करते हैं, और टू वेक्टर का देखो ये लिखा है डॉट, क्या लिखा है देखो आर लिखा है, और ए डॉट वेक्टर, ए डॉट वेक्टर क्या लिखा है बी, तो ये बीच वाला क्या है डॉट. जब डॉट को हटाते हैं तो आता है ए बी कॉस थीटा, क्या आता है ए बी कॉस थीटा. और देखो यहाँ पे लिखा है क्रॉस, वेक्टर ए लिखा है. वेक्टर ए का मतलब यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा, यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जब इस क्रॉस को हटाते हैं तो क्या आता है साइन थीटा आता है. ध्यान सुनो, जब डॉट को हटाते हैं तो जो पूरी वैल्यू आती है स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन फाइंड करने का जरूरत नहीं होता है. और जब इसको क्रॉस को हटाते हैं, जब साइन थीटा होता है, तो जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों का ये मल्टीप्लाई में नहीं है, जब क्रॉस को हटा देंगे तो अब ये इसके मल्टीप्लाई में, साइन थीटा की वैल्यू भी अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, और जो इसकी वैल्यू ओवरऑल देगा वो भी एक क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा. क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा. तो ध्यान से देखो मैं इसको ऐसे डॉट डॉट किया हूँ ब्लू कलर से, यही हमें यहाँ पे पढ़ना है, बाकी ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं. तो ध्यान से देखो ये क्या है, तो जो वहां पे लिखा है आर वेक्टर, ये देखो यहाँ पर वेक्टर है, इसके ऊपर एरो बना दिया, और ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे है, समझ में. तो जो ये आर इक्वल टू ए क्रॉस बी है, जो क्रॉस को हटाते हो तो वेक्टर आर इक्वल टू आता है ए बी साइन थीटा. ध्यान से देखो अब ये क्या है, ये एक अलग वेक्टर था, ये एक अलग वेक्टर था. अलग वेक्टर का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है F1 फोर्स, और मान लो एक फोर्स F12 इधर लग रहा है, क्या लग रहा है F12 लग. जब इन दोनों का क्रॉस निकालोगे तो ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया. तो इन दोनों का जब क्रॉस निकालोगे ना, मतलब F1 का क्रॉस और जब F2 का क्रॉस निकालोगे तो इन दोनों के क्रॉस से जो नया आएगा वैल्यू वो भी एक नया वेक्टर आएगा. ध्यान समझना, वो भी एक क्या आएगा नया वेक्टर आएगा, और जो वो एक नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. तो मैं कल बताया था, देखो ये दोनों इसी प्लेन पर हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहाँ होगा, जब इस तुम्हारे मतलब कॉपी से देखो, इस कॉपी से, इस पूरे कॉपी से देखो, जैसे मान लो ये कॉपी है, ये क्या है ये कॉपी है, तो इस कॉपी पर जितना भी यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो इस कॉपी से यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ जाए तभी तो इस कॉपी पे पूरा परपेंडिकुलर होगा. तो ऐसे समझो जो ये आर वेक्टर आता है ये दोनों इस दोनों के क्या होता है प्लेन के बाहर होगा. ये आर वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये आर वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक ही प्लेन में लाई करेंगे. समझे, जैसे ए वेक्टर इधर हो गया तो बी वेक्टर इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन मतलब यहाँ पर जैसे देखो मान लो ए वेक्टर यहाँ पर है, ए वेक्टर यहाँ पर है तो बी वेक्टर यहाँ पर होगा, ए वेक्टर यहाँ पर है तो बी वेक्टर इसके बाहर, देखो ए वेक्टर मान लो यहाँ पर है तो बी वेक्टर ये बाहर नहीं होगा. ठीक है कि ये बाहर आ गया. अगर बी वेक्टर बाहर होगा तो ए वेक्टर भी इधर कहीं बाहर होगा, इस प्लेन पे तो नहीं आएगा, इस कॉपी पर. समझ में, मतलब ये जहाँ होगा. और ये जब क्रॉस वाला सिस्टम आता तो आर इसके भी परपेंडिकुलर होता, आर इसके भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में होते हैं, और ये आर जो होता है इस प्लेन के बाहर होगा. अब ये ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ध्यान सुनना. लेकिन ये आर
ये आर जो ये आर कोई चीज नहीं, रिजल्टेंट रिजल्टेंट मतलब जो इन दोनों को बुरा भाग करोगे तो जो प्रोडक्ट तो कुछ आएगा ना, तो ही रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट आएगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ए और बी परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर क्रॉस ए बी साइन थीटा। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो जब क्रॉस वाला सिस्टम आता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, आर परपेंडिकुलर ए एंड आर परपेंडिकुलर बी ऑलवेज, क्या लिखा है ऑलवेज, बट ए परपेंडिकुलर बी में और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो ये क्या लिखा है, जब आर मतलब r इक्वल टू ए डॉट बी, जब ए डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस आता है। अभी बताओ कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हूं, हमें पता है कि r जो है परपेंडिकुलर के a होता है। r परपेंडिकुलर किसके होता है, a होता है। मतलब ये जो थीटा है ये इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है। मतलब r अगर ऐसे है तो a, अगर मान लो a यहाँ पर है, a यहाँ पर है तो r जो है उसके बाहर है। बस मैं आपको बना नहीं पा रहा हूँ, जैसे देखो a अगर वेक्टर यहाँ पर है तो r इसके बाहर है। बस मैं समझो ऐसे बाहर पेंसिल रखा हूँ, बस भले आपको नहीं दिखाई दे रहा है, देखो ये पेंसिल बस r रखा हूँ, r a ऐसे है तो r उसके बाहर है। तो परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो गया तो r और डॉट a मान लो करो, तो जो डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, cos आएगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब r डॉट a जब भी निकालोगे तो 0 आएगा, r डॉट b जब भी निकालोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, ये दोनों 0 आएगा। लेकिन ये बताओ a डॉट जब b निकालोगे तो ये भी ऑलवेज 0 आएगा, नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। 0 कब आएगा, जब a b के परपेंडिकुलर दिया हो तब a डॉट b क्या आएगा, 0 आएगा। ये समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। जब a डॉट b निकालते हो किसी दो वेक्टर का, देखो r भी वेक्टर है a भी वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर हैं, और जब इन दोनों का डॉट निकालोगे, हमें पता r जब क्रॉस वाला सिस्टम होता है तो ये r हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। जब इसके परपेंडिकुलर होगा तब जब इन दोनों का डॉट करोगे, ऐसे r डॉट a लिख दोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 90 मतलब 0। तो इन दोनों का डॉट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों का डॉट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इन दोनों का डॉट 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, f, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, f इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। तो ध्यान से देखो ये जो b है ये एक वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी होता है, ये जो b है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्रॉस वाला जो इतना ये नहीं होता है, ये बस लिखा है लेकिन नहीं, तो ये दोनों वेक्टर हैं। और जैसे यहाँ पर ये दोनों वेक्टर थे तो जो ये फोर्स भी है ये भी एक नया वेक्टर आता है। तो बताओ ये इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, हाँ इसकी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ये इसके परपेंडिकुलर होगा, एफ इसके भी परपेंडिकुलर होगा, समझ में। और जब क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा। बी नो डॉट एफ परपेंडिकुलर बी एंड ये परपेंडिकुलर। तो जब इन दोनों का डॉट निकालोगे एफ डॉट बी, तो एफ डॉट बी को जब हटाओगे तो 0 में डायरेक्ट लिख दूं, कैसे लिखाऊं, जब एफ डॉट बी लिखा है तो जब डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा। तो एफ बी कॉस थीटा। अभी थीटा किसका एंगल है, एफ और बी के बीच का एंगल है। तो एफ और बी के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहाँ cos 90 तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ओवर ऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 0 क्या हो जाएगा, ठीक है। इफ b परपेंडिकुलर b देन b डॉट b क्या हो जाएगा, 0। अगर वेलोसिटी को ये देखो तब b डॉट b 0 हो जाएगा और b डॉट b 0 हो जाएगा। तो बताया भी था कि अगर ये हो भी सकता है परपेंडिकुलर जब दिया हो, ठीक है। आप ध्यान से देखो ये फार्मूला, ये याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन में, ऐसे सीधे पूछ लेगा। अब फार्मूला f, ये m क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इसे बोलते हैं। क्यू बी बी साइन थीटा। मैं बताता हूँ, व्हेन चार्ज पार्टिकल रेस्ट, रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो ओवरऑल 0, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्या है, मान लो कहीं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में तुम एक क्यू चार्ज पार्टिकल को ले जाके रख दियो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। अब मान लो अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल को रख दोगे तो फोर्स रेस्ट पे मोशन में, चाहे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा ना, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें तमाचा मारेंगे। कौन सा तमाचा मारेंगे,
इलेक्ट्रिक फोर्स का तमाचा मारेंगे, वो आएगा Q इंटू यू आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा हम तो नहीं छोड़ेंगे, तुम कुछ भी करो, तुम कोई गलती करो या ना करो, हम तो सन की आदमी है, साइको, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएंगे। मैग्नेट फील्ड थोड़ा सा दया दिखाता है, क्या दिखाता है? दया करता है। कहता है अगर तुम हमारे मैग्नेटिक फील्ड में रहना चाहते हो तो चुपचाप शांति से पड़े रहो, रेस्ट पे रहो। अगर रेस्ट पे नहीं रहना चाहते हो तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तुम उस क्यू चार्ज पार्टिकल को उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दो। मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो उसके पैरेलल ही उसकी, जैसे ये चार्ज पार्टिकल, तो उसके पैरेलल ही ऐसे चार्ज पार्टिकल को फेंक दो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड कहेगा अच्छा चलो तुम हमारे साथ साथ चल दो, मतलब हमारे साथ साथ हो, हमसे हमारे साथ साथ हो, मतलब जैसे मैं कह रहा हूं तुम वैसे वैसे चल रहे हो तो ठीक है, तो भी हम तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो नहीं लगा, और ये बी जब देखो, अच्छा ये बताओ यहाँ पर ये थीटा किसका, ये साइन थीटा जो दो वेक्टर क्वांटिटी है उन्हीं के बीच का होता था, तो बी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल कितना हो गया? जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती तो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर जब बी पैरेलल इसके नहीं होगा तभी एक ही केस में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एक ही केस में फोर्स लगाएगा। तो ये जो फार्मूला अगर तुम लगा रहे हो तो समझो यहाँ पर साइन की वैल्यू, यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो तो नहीं होना चाहिए, 90 हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बस वो जीरो ना हो। अगर जीरो हुआ तो ये समझो कि फोर्स नहीं लगेगा, समझ में आया? और जब फोर्स नहीं लगेगा तब ये सारा केस आएगा। ठीक है, अब चलो ध्यान से आगे देखते हैं। ठीक है, अब यही लिखा है, देखो क्या लिखा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को किससे डिनोट किया था अभी? Fn ऑन ए मूविंग चार्ज। कौन सा चार्ज लिखा है? रेस्ट चार्ज लिखा है? नहीं। अच्छा बताओ, अगर मूविंग चार्ज को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो फोर्स लगाएगा? नहीं। व्हेन मोशन, एक केस और, अगर मूविंग चार्ज में रख रहे हो तो पैरेलल भी नहीं जाना चाहिए। जैसे पूछेगा क्वेश्चन, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर तो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगाएगा? नहीं, तो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो क्या वो मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या उस चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा सकता है? हाँ लगा सकता है, सकता वर्ड आ गया। ठीक है, क्या लगाएगा ही लगाएगा? नहीं, लगाएगा ही लगाएगा नहीं। अगर पैरेलल है तो नहीं लगाएगा और पैरेलल नहीं है तो लगाएगा। ठीक है, और इसको डिस्कवर कौन किया था? HA, पढ़ लो, ये मुझे पढ़ना ही नहीं आता। ठीक है, ना सुनो, अब देखो यहाँ पे वो सारा बात लिखा, F इज जीरो ऑन ए क्यू चार्ज इफ चार्ज इज रेस्ट। समझ में आया? जस्ट ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, सो टू ओनली मूविंग चार्ज आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा है? केवल मूविंग चार्ज ही अफेक्टेड होगा मैग्नेटिक फील्ड से। रेस्ट मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल अफेक्टेड हुआ तो जान लेना वो चार्ज पार्टिकल मोशन में था। ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक ऑफ Q। बात तो सही है, फार्मूला क्या था? F इक्वल टू Q BB। ये कौन सी बीबी? वो बीबी नहीं, यहाँ पे V और BB है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इसके है। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है? साइन थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, जब साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है तो F भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। समझे? इट स्पीड बी मतलब देखो प्रोपोर्शनल किसके बताया? चार्ज के भी बता दिया है, स्पीड के भी बता दिया है और मैग्नेटिक फील्ड के भी बता दिया है। ठीक है, अभी देखो अब फोर्स से क्या होता है, देखो ध्यान से, इस मैं बताया था दुनिया का कोई भी फार्मूला होता है उस फार्मूले से केवल क्या निकलता है? मैग्नीट्यूड। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहाँ गया भैया? अभी डायरेक्शन बताते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, ध्यान सुनना, डायरेक्शन बताते हैं कैसे निकलता है। देखो F इज जीरो इफ Q चार्ज, जो Q चार्ज है वो मूव कर रहा है B वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ B। अगर वो B के डायरेक्शन में हो या अपोजिट में हो, क्योंकि 180 की साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर वो उसी के डायरेक्शन में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो भी जीरो हो जाएगा। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और वेलोसिटी उसके अपोजिट जा रहा है तो भी क्या हो जाएगा? जीरो। बस उसके पैरेलल ना मूव करे, चाहे अपोजिट पैरेलल हो और चाहे उसके सेम साइड पैरेलल हो, बस वो पैरेलल नहीं मूव करना चाहिए। समझ में आया? मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साइड में वेलोसिटी जाएगा तो भी जीरो, उसके अपोजिट आएगा तो भी जीरो। बस ये सब बातें याद रखना है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया है। ये हो गया इफ मैग्नीट्यूड F इज मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ यहाँ मैक्सिमम क्या आएगा? मान लो ये भी मैक्सिमम हो गया, ये भी मैक्सिमम हो गया, तो देखो मैक्सिमम डिपेंड करता है साइन थीटा की वैल्यू पर। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर तुम्हें मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी
क्यू चार्ज पार्टिकल को रख लो। अब वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स जानते हो कब लगाएगा? जब तुम उस मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज पार्टिकल को उस मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे परपेंडिकुलर फेंक दो। क्या करो? परपेंडिकुलर फेंक दो। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के डायरेक्शन में कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। और sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो मैं कहा था ये B और B कभी भी 90 पे हो सकता है। तो अब जब 90 फेंकोगे तो ये हमें फोर्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, द डायरेक्शन ऑफ एफ इज परपेंडिकुलर द प्लेन। मैं बताया था जो एफ का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर होता है, जिस प्लेन में बी होता है उसी प्लेन में ये भी होता है। इन दोनों प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? जैसे जो 3 फिंगर होता है, तो देखो जो ये 3 फिंगर है ये दोनों मान लो सेम प्लेन में है, और ये जो ये है देखो जैसे मान लो ये दोनों हो गए तो दोनों सेम प्लेन में, तो ये इन दोनों सेम प्लेन के क्या है? बाहर जा रहा है। क्या है? बाहर जा रहा है। समझ में आया? ये क्या है? बाहर जा रहा है। देखो ये बाहर जा रहा है। ये दोनों आपस में है 90 डिग्री पे। देखो तो यहाँ से देखो ये दोनों 90 डिग्री पे और ये क्या है? इससे बाहर जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दोनों प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन जो फोर्स आएगा इन दोनों प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? तो इससे वेक्टर क्वांटिटी से कॉन्सेप्ट आता है। तो जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो एफ डॉट बी क्या आएगा? 0 आएगा, और एफ डॉट बी भी क्या आएगा? 0 आएगा। और जो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा और उस मैक्सिमम के केस में बी डॉट बी भी क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब ये भी इसका डॉट 0 आएगा, ये भी इसका डॉट 0 आएगा, ये भी इसका डॉट 0 आएगा। क्यों? जब मैक्सिमम होगा तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द साइन ऑफ चार्ज। ध्यान से देखो डायरेक्शन डिपेंड ऑन द साइन ऑफ चार्ज। अब ये साइन ऑफ चार्ज क्या है मैं बता रहा हूं। ठीक है? देखो ध्यान से यहाँ पे वो बताया था कि ना साइन ऑफ चार्ज। ठीक है? 1 मिनट मैं साइन ऑफ चार्ज बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा यहाँ पे लिखा हूं, देखो ध्यान से। देखो जो ये देखो इस फार्मूले से क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा। छोटी छोटी बातें बताऊं 11th 12th में पढ़ लोगे ना, कोई नहीं बताएगा। दुनिया का जितना फार्मूला ना मैग्नीट्यूड बताता है, उसका अलग से हमें डायरेक्शन निकालना रहता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? ध्यान से देखो, अगर ये क्यू चार्ज पॉजिटिव हुआ, ये क्यू चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो उस क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव है तो एफ का डायरेक्शन बी, अपना जो ये फिंगर है ये 4 फिंगर, ऐसे तुम्हें बी के डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। किसके डायरेक्शन? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर मोड़ना पड़ेगा। और जो थंब, अब देखो ध्यान से, मैं बताया था जितना भी डायरेक्शन है केवल इसी हाथ से निकालेंगे सब पता है, लेकिन अलग अलग केस में ये फिंगर किधर ले जाना उधर देखो। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो तुम्हें सबसे पहले ये अपना फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाओगे। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी के डायरेक्शन, ये चारों फिंगर किधर ले जाओगे? वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और फिर इस चारों फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर है उधर मोड़ोगे। तो ध्यान सुनना, अगर ये मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता तो अच्छे से बता देता, और ठीक है, तो अभी है नहीं स्मार्ट बोर्ड तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, और अभी मैं इसको बना भी दूंगा अच्छे से। ठीक है? अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा, तो अभी यहाँ पे समझ लो। दो सबसे पहले ये 4 फिंगर इसी हाथ से, जैसे वो होता है ना 3 ऐसे करते हैं, देखो वेलोसिटी ऐसे करते हैं, फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो ये हाथ होता है ऐसे टेढ़ा हो जाता है, पता लगता है कल टूट जाएगा तो हमें प्लास्टर कराना पड़ेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे करना। कैसे निकालते हैं इस फोर्स का डायरेक्शन? अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो अपना ये चारों जो फिंगर है इसे पहले वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाओ। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैं किधर बनाया हूँ? ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ बनाया हूँ तो चारों फिंगर ऊपर की तरफ ले गया। अब ये बताओ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चारों फिंगर ऐसे मोड़ो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ा? नहीं मुड़ा। अगर अब ये बताओ वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऊपर ले जा, अब इस फिंगर को मोड़ो, तुम ऐसे फिंगर पीछे थोड़ा मोड़ लोगे, आगे क्यों मोड़ो? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में गया लेकिन इधर मुड़ा, तो क्या देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर था, मैग्नेटिक फील्ड किधर था? इधर था, वेलोसिटी किधर था? इधर, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर था तो मोड़ क्या दिए? इधर मोड़ दिए, तो अभी इधर नहीं मुड़े। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ गया, फिंगर गया, और इधर मोड़ दिए, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़े? नहीं, अभी नहीं। अभी बताओ ये फिंगर हमारा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ वेलोसिटी के डायरेक्शन में जा रहा है, अभी मुड़ा किधर? देखो वेलोसिटी इधर था और
और मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले गए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ दिए। अब ये फिंगर जिधर तुम्हारा ये फिंगर थंब करेगा, ये थंब किधर कर रहा है, कॉपी के अंदर। तुम ट्राई करना, तुम्हारे कॉपी के अंदर ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, किधर बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब तुम बताओ, मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो, ध्यान से देखो, मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो, बी है, तो तुम वेलोसिटी को पहले ऐसे नीचे ले जाओगे, मोड़ोगे तो किधर नहीं मुड़ा, तब तुम पहले ऐसे नीचे ले जाओ, इधर करोगे और इधर करोगे तब मोड़ोगे, समझ में आया। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे ले जाओगे नीचे की तरफ और इधर मोड़ोगे तब मेरी तरफ आ रहा, जब ऊपर था तो ऐसे करोगे तो अंदर जा रहा था, और जब इधर का करोगे इधर मोड़ोगे तो मेरी तरफ आएगा, मतलब तुम्हारी तरफ। मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो, इधर, तो देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में गया, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर मोड़ो, हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन में ले जाना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, तो इधर हो गया, तो अब फिर ये मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन ध्यान देना वो चार्ज पहले किधर है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव हुआ तो बी से बी की तरफ ले जाएंगे, अगर वो चार्ज निगेटिव हुआ तो फिर तब मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी की तरफ ले जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा, देखो यहाँ पर मैं बनाया हूं, अगर चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाएंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी की तरफ ले जाएंगे, सिंपल सी बात, समझ में आया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, और मैग्नीट्यूड तो वहां से निकल ही जाएगा, ठीक है, फार्मूले से। चलो अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें पढ़ना है। देखो, द डायरेक्शन ऑफ डिपेंड ऑन द साइन ऑफ चार्ज, ये मैं बता दिया, और लॉरेंज गेव द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताया था, मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंज का मतलब उनके नाम से बन गया था। मैग्नेटिक फोर्स आने चार्ज की मूविंग वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना ये जो फार्मूला लगा है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तभी ये फार्मूला लगेगा, ध्यान से नोट कर लो। मैं यूनिफॉर्म बताया था, ये फार्मूला कब लगेगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं तो किसी के बाप की औकात नहीं इस फार्मूले के लोग आ सको, समझ में आया। हमेशा लो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज कैन बी फाउंडेड बाय, ये मैं बता दिया, राइट हैंड थंब रूल। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कहां से कहां कर्ल करोगे, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो कहां से कहां कर्ल करोगे, यहां से पढ़ते हैं। एज ए फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैं बताया था वो जो फोर्स है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो फोर्स है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कब परपेंडिकुलर होगा, जब फोर्स मैक्सिमम आएगा। ऐसे बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड में हमें फोर्स मैक्सिमम मिल रहा है जब किसी की चार्ज पार्टिकल को उसमें जाके रख रहे हैं, तो बताओ उसकी चार्ज पार्टिकल को अगर तुम्हें फोर्स मैक्सिमम मिल रहा है तो उसकी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के किस एंगल पे फेंका गया था, 90 डिग्री पे। तो क्या उस केस में वेलोसिटी का जब डॉट निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड के डॉट से, मतलब बी डॉट बी निकालोगे, तो क्या ये जीरो आएगा, हाँ, क्यों, क्योंकि बी बी cos थीटा हो जाएगा, और उस केस में ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। और एफ डॉट बी और एफ डॉट ये बी, ये दोनों हमेशा तो जीरो आएंगे ही आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब इधर देखो ये क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, मोशन का मतलब वेलोसिटी। तो ये बताओ, आप जानते हो, ध्यान सुनो, 9 का वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बताओ, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, पता है कि नहीं। क्योंकि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन आया तो किसकी वजह से आएगा, क्योंकि वेलोसिटी नहीं, ये पहले नहीं पैदा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ डायरेक्शन देगा, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से आएगा। तो हमें पता है अगर फोर्स परपेंडिकुलर है मोशन के, मतलब वेलोसिटी के, इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर किसके है, डिस्प्लेसमेंट की। अब आप 9th में पढ़े हो कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। एफ डॉट क्या होता है, एस होता है। तो तुमसे पूछेगा, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी पार्टिकल को, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, जब फेंका जाता है तो उसमें वर्क डन कितना आता है, वर्क डन जीरो आता है। क्यों, क्योंकि वो फोर्स जो होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। और वर्क का फार्मूला 9th में पढ़ते हो, एफ डॉट एस होता है, ध्यान सुनना, एफ डॉट एस। और जब डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा। और उस केस में जो ये एफ है उस डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री होगा, तो वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आया, वर्क क्या आएगा, जीरो। अब ध्यान से देखो, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है तो देखो परपेंडिकुलर मोशन दी वर्क डन बाय फोर्स इस क्या हो जाएगा जीरो, ये याद रखना जीरो हो जाता है, क्यों हो जाता है जीरो, ध्यान से देखो ये कहाँ जीरो होता है, ये देखो ये फोर्स ऐसे अंदर की तरफ का डायरेक्शन है, यहाँ देखो ये फोर्स क्या है अंदर की तरफ डायरेक्शन है, और वेलोसिटी तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन में, देखो तुम सब 9th में पढ़े ना सर्कुलर मोशन, तो जो सर्कुलर मोशन में होता है वो जो हमेशा पढ़े वो जो वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है, और उसके सर्कल के हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर उस पॉइंट टेंजेंट होता है, और टेंजेंट और रेडियस में क्या कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और वेलोसिटी मेरा बाहर की तरफ होता है, और जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी में हमेशा 90 डिग्री होता है, तो देखो वेलोसिटी यहाँ पर हो गया वेलोसिटी, और ये क्या हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, तो 90 हो गया, समझ में। अच्छा ये बताओ ये क्रॉस क्या बना है, क्रॉस बना है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है अंदर जा रहा है, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल, जब वर्क डन होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऑलवेज जीरो, जीरो नहीं ऑलवेज जीरो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा क्यों होता है, अब वो सब तुम सब समझते रहो। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब जानते हो बहुत लोग जानते हैं वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नहीं होता ये स्पीड होता है, बस यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से काइनेटिक एनर्जी के एंड हेंस वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, देखो वेलोसिटी जब हमेशा कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कांस्टेंट होगा। द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इट्स डायरेक्शन चेंज। अब जानते हो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो देखो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हाफ mv², और मोमेंटम का फार्मूला होता है p बराबर mv, ठीक है, और फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ध्यान से देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ये बताओ बहुत लोग जानते हैं ना कि ये वेलोसिटी है, पहले बता दूं काइनेटिक में जो हाफ mv² होता है वेलोसिटी नहीं होता स्पीड होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये जान लो कि जो सर्कुलर मोशन होता है, बस एक ही बार बताऊंगा नहीं, इसमें मैं इतना क्वेश्चन बताता हूँ ना कि सबका दिमाग है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो किसी भी सर्कुलर में चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, बात ध्यान सुनो ऐसे एकदम शांति से सुनो, ठीक है। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, जो मुझसे पढ़े थे क्रैश कोर्स में उन्हें पता है, कोई भी चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, उसमें वेलोसिटी हमेशा क्या होता है चेंज होता है, ये वेलोसिटी चेंज होता है, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो देखो दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, समझ में आया। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसमें ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर होता है इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना ये डायरेक्शन बदलता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मान लो यहाँ पर कांस्टेंट, लेकिन हर क्षण पे ऐसे सर्कल के फॉर्म में है तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ये देखो एक बार यहाँ गया एक बार यहाँ गया डायरेक्शन बदल गया, यहाँ पर गया डायरेक्शन बदल गया, तो ऐसे यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया ऐसे डायरेक्शन बदलता है। तो सर्कुलर मोशन में जब हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होता है बदलता है, तो कोई भी सर्कुलर मोशन ओवरऑल ये वेलोसिटी बदलती है, लेकिन यूनिफॉर्म में इस वेलोसिटी का केवल एक कंपोनेंट ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। तो जब तो वेलोसिटी ये बदल जाएगा, चाहे ये बदल जाए चाहे उसका डायरेक्शन बदल जाए, तो डायरेक्शन तो बदलता है इसमें ना, तो जब वेलोसिटी दो चीजों से बना तो डायरेक्शन बदल जाएगा, तो ओवरऑल ये वेलोसिटी बदलेगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये दोनों बदलता है, ये दोनों बदलता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल ये नहीं बदलता, समझ में आया। आप ध्यान से देखो, तो जब यहाँ पे पार्टिकल घूमता है ना तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, किसमें घूमता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बदलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, ध्यान से देखो कि किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ये वेलोसिटी नहीं होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो पूछेगा तो बहुत लोग बता दे, तुम लोगों को लगेगा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलता है, कोई भी सर्कुलर मोशन वेलोसिटी तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो भी होता है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। और जब पार्टिकल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है,
ये वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब यही मोमेंटम की बात आती है तो मोमेंटम भी लिखा जैसे हाफ mv स्क्वायर और p बराबर mv, क्या लिखा रहता है, p बराबर mv। तो इस मोमेंटम में जो यहाँ पे ये b वेलोसिटी होता है ना, ये b वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो मोमेंटम कांस्टेंट सबको लगता है अरे यार काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, मोमेंटम क्यों बदल गया। मोमेंटम बदलेगा क्योंकि मोमेंटम में जो ये फार्मूला है वेलोसिटी है, जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मोमेंटम और ये वेलोसिटी तो बदलेगा, तो मोमेंटम बदलेगा। और जब मोमेंटम बदलेगा तो हर क्षण पे फोर्स भी बदलेगा, क्योंकि फोर्स मोमेंटम से आया है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। समझाने में हमें इतना टाइम लग गया, समझ में आया, ठीक है। 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो गया हमारा। देखो ये सब कितने टफ टफ है, कहाँ से पढ़ते तुम सब लोग, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखो जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा है द काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है कांस्टेंट होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस b को किसको इंडिकेट किया है, आपको पता है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। फिर से ध्यान से सुनो, ये सब 9th में मैं इतना पढ़ा देता हूँ लोगों को, बच्चों को कि क्या बताऊं। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसी को स्पीड बोलते हैं, पता था कि नहीं बता। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड। तो ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था यहाँ पे स्पीड लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, वेलोसिटी। तो बोला है जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मान, डायरेक्शन, तो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। यहाँ बोला वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट लेकिन स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब ये स्पीड कांस्टेंट बोलने का मतलब बोल रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। इट्स डायरेक्शन चेंज बिकॉज फोर्स चेंज, जब फोर्स चेंज होगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। सब क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो फार्मूला था हाफ mv स्क्वायर, ये b स्पीड है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा। मोमेंटम क्यों नहीं कांस्टेंट, क्योंकि मोमेंटम में ये मैग्नीट्यूड नहीं, वेलोसिटी तो बदलेगा, फोर्स भी बदलेगा। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड, तो बताया था मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो मैक्सिमम आएगा sin 90। इन दिस केस देखो जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा, फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड में और साथ साथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड में। आप ध्यान से सुनो, यहाँ से एक बात और लिख लो, ये एक बात, जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब क्वेश्चन पूछता है जो चार्ज पार्टिकल है वो किस पाथ में मोशन करता है। तो ध्यान सुनना, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर रहेगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे ग्राफ बना है, यहाँ पे ग्राफ बना है, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, तुम सोचो तुम्हारी कॉपी के ऐसे अंदर जा रहा है, और जब तुम्हारे कॉपी के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इस कॉपी के प्लेन पर, और मैग्नेटिक क्या है उस कॉपी के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी उस मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉपी के अंदर जा रहा था, तो वेलोसिटी उसके ऐसे कॉपी पर बना हुआ है। जैसे ये पूरा प्लेन मान लो कॉपी है, जहां मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ मान लो पूरा कॉपी है, और मैग्नेटिक फील्ड इस हाथ के अंदर जा रहा है ऐसे, तो ये 90 डिग्री नहीं बन गया। ध्यान से देखो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, मेरे हाथ से 90 डिग्री बनेगा, समझ में आया, तो 90 डिग्री हो गया। तो वेलोसिटी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री होगा। तो पूछता है जब वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये तीनों 90 डिग्री पर, तो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो मोशन करेगा, तो मोशन करेगा, घूमेगा, किस पाथ में मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन। और ये भी क्वेश्चन पूछता है सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा कि यूनिफॉर्म होगा, तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है। और सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। लिख लो, बात लिखो, जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, पहली बात, जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो तीनों का डॉट, पहला बात, तीनों का डॉट f डॉट बी, तीनों का डॉट क्या होता है, 0 होता है, पहला बात। और जब तीनों में परपेंडिकुलर होंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगा, तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, समझ में। और इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन करेगा, और कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और तीसरी बात, और कौन सा सर्कुलर मोशन होगा, चौथी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, समझ में आया। और पांचवी बात, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स भी तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा, समझ में आया। और वर्क डन क्या होगा इस केस में, इस केस में वर्क डन क्या होगा, इस केस में वर्क डन 0 होगा।
वो चार्ज पार्टिकल कोई वर्क डन नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यही सब इंपॉर्टेंट था। डिफिनेशन पढ़ने समझ में आया? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ ये फार्मूला दिया है, यहाँ पर कुछ फार्मूला ये क्या दिया है, ध्यान से देखो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ फार्मूला किया, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप, ये क्या हो गया, अरे खत्म हो गया क्या? सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये फार्मूला क्या दिया है, फार्मूला कहाँ गया, यहाँ पर गया ना। अब देखो ये फार्मूला क्या दिया है, जैसे जब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो सर्कल बनेगा, तो सर्कल बनेगा तो सर्कल का रेडियस क्या आएगा, वो यही पूछा। जब वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो सर्कल बनेगा, तो सर्कल का रेडियस क्या आएगा, तो सर्कल का जो रेडियस आएगा सीधे याद करो R इक्वल टू होगा उसका चार्ज पार्टिकल का मास, उस चार्ज पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से फेंके थे, और उस चार्ज पार्टिकल को, मतलब चार्ज पार्टिकल कितना कूलाम चार्ज है और किस मैग्नेटिक में फील्ड में फेंके तो उसमें नहीं। तो R इक्वल टू क्या होता है, mb अपॉन qb, mb अपॉन qb। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? जब वो चार्ज पार्टिकल उस सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो कितना बड़ा रेडियस बनाएगा, उस चार्ज पार्टिकल का मास, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, उस चार्ज पार्टिकल का कूलाम चार्ज, और उस चार्ज पार्टिकल को जिस मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचे उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, और क्या फार्मूला दिया, तो ये कंप्लीट हो गया ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ध्यान से देखो, टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, केवल एक इसकी जरूरत है अगर पूछेगा टाइम पीरियड की। अब ध्यान से देखो, टाइम पीरियड, जब वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से मान लो स्टार्ट किया तो एक बार वो सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम सीधे लिख लो 2 पाई m बाई QB। तो दोनों में नीचे क्या है, QB और QB है, बस 2 पाई m बाई QB। समझ में आया, 2 पाई m बाई QB। तो फार्मूला याद कर लो सीधे। ये किसका टाइम पीरियड है, जब वो चार्ज पार्टिकल एक बार चक्कर लगा लेगा तो कितना टाइम लगेगा लगाने में, और कितना बड़ा रेडियस बनाएगा। ये 2 पाई तो पाई है, मास चार्ज पार्टिकल का मास है, QB बता दिया। समझ में आया? तो यहाँ पर ये पूरा ऐसे लिखेगा। तो दे आल्सो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक चार्ज, द मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ओनली वेलोसिटी चेंज। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी में दो बात, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और स्पीड का ही दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या नाम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप देखो ध्यान से, चलो तुम लोग जरा ना अपना हाथ हाथ तोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। देखो ध्यान से, मैं कहा था ये क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। ये सब मत देखो प्लीज तुम लोग ना, अभी सब थोड़ा सा इसको नहीं देखना है, ठीक है। देखो ये सब अभी नहीं देखना है, समझे, मैं इसको मिटा दिया, भले तुम्हारे पास बुक है। अभी बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट में है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट में है, दो ध्यान से, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लो इधर है, ईस्ट में है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ में है। कहाँ पर है, साउथ में है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है साउथ में, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी। तो बताओ फोर्स किधर लगेगा, तो मैं बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पहले वेलोसिटी की तरफ जाएंगे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो फिर पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो हमारा इधर क्या था वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी की तरफ से फिंगर ले जाओ, वेलोसिटी की तरफ हमारा फिंगर चला गया, और ये हमें फिंगर किसकी तरफ करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे है ना, तो कहाँ होगा, तो इधर ले जाएंगे। तो देखो वेलोसिटी की तरफ गया और नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे किताब के अंदर जाएगा, तो किताब के अंदर जाएगा। तो देखो ध्यान से, मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ए का आंसर आया था ना, देखो ए का जो आंसर आया था वो वर्टिकली क्या आया, डाउनवर्ड आया। वर्टिकली देखो, जो तुम्हारे ऐसे जो कॉपी है, ऐसे कॉपी पे जब करोगे तो ये पूरा एक ऊपर जाएगा, मतलब देखो जैसे कॉपी है, कॉपी कैसे ऊपर जाएगा और कॉपी के अंदर जाएगा। जो ऊपर जाता है तो बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, और जब इस कॉपी के अंदर जाता है तो क्या बोलते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। ऐसे सेम तुम सब ये पूरा ट्राई करना, बताना कि कोई गलत है कि सही है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हूँ, समझ में आया कि नहीं है। और यहाँ पे ये देखो, इसका मैं गलत लिखा हूं, ई
ई का, ई कहाँ है ई, क्योंकि देखो उसमें चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, न्यूट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो इसे पूछेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन को फोर्स फेंक दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन को छेड़ेगा, बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। समझ में आया, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, और चार्ज पार्टिकल पे ही वो फोर्स लगाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अब यही लेक्चर बना के कंप्लीट करूंगा, फिर इसके आगे एक लेक्चर जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट करूंगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखो ये केस क्या लिखा है, ये इतना क्वेश्चन पूछता है। केस पहला, इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो का मतलब जो तुम्हारा एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा था, अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो होने का मतलब ये जो वेलोसिटी से तुम फेंके हो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दो, तो उस केस में फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब उस केस में फोर्स जीरो आ जाएगा तो ये बताओ, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था और तुम ये मान लो चार्ज पार्टिकल है, तो उसी के तुम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दियो, तो बताओ उस पर कोई फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन किसका लिखा है, तो बताओ चार्ज पार्टिकल किस फॉर्म में मोशन करेगा। तो तुम उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में फेंके थे तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, अगर तुम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हो और उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो बताओ फोर्स लगेगा कि नहीं। पहला बात तो फोर्स नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल किस पाथ में मोशन करेगा, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। उसका रास्ता मोशन करने का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ क्या, नहीं एरोप्लेन नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। दीदी लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि दीदी लोगों को यहाँ पे जो मांग बनी रहती है ना, वो रनवे होता है, तो कोई चीज यहाँ जाने के बजाय यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगर दीदी लोग बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, केस 2, अगर वो 90 डिग्री होगा तो साइन जीरो होगा, फिर ये भी जीरो होगा, फिर भी वो कौन सा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो दोनों में लिखा है स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर 90 डिग्री होगा तो सबसे पहले फोर्स देखो, इसके भी केस में फोर्स नहीं लगेगा, इसके केस में फोर्स लगेगा, वो फोर्स मैक्सिमम होगा और सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। और अगर मान लो थीटा ना जीरो हो, ना 90 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, तो फोर्स लगेगा, कुछ लगेगा, बस पाथ कैसा याद होगा, हेलिकल पाथ में, मतलब ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। ये क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया हूं, ये सब जाके 12th में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे, बस पाथ याद रखना है, पूछ लेगा। अगर साइन जीरो हुआ तो कैसा पाथ, पहले साइन जीरो हुआ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कैसा पाथ, स्ट्रेट लाइन मोशन। साइन 180 डिग्री हुआ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कैसा पाथ, स्ट्रेट लाइन मोशन। साइन 90 डिग्री हुआ फोर्स लगेगा, हाँ, कैसा फोर्स लगेगा, सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, किस पाथ में मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। उसी सर्कुलर मोशन में सारा क्रियाक्रम अभी हम यहाँ इसका निकाले थे, ठीक है। देखो पूरा पोस्टमार्टम कर दिए थे, आर, रेडियस, टाइम क्या, ठीक है, समझे। अब केस 4 देखो, अगर ना जीरो हो, ना ये जीरो हो, यहाँ से देखो, ना ये जीरो हो, ना 80 हो, ना 90 हो, ये हो, तो फोर्स लगेगा, मैक्सिमम नहीं लगेगा, मैक्सिमम से कम लगेगा, और कैसा पाथ होगा, हेलिकल पाथ। समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा मैं बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच दीदी लोग, भैया लोग, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दिया करो, बाकी सब्सक्राइब नहीं करना है, और बाद में ना अनलाइक भी कर देना, ठीक है।